नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर की बात करेंगे। झीरम घाटी हमले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें पार्टी ने बीजेपी पर नक्सलियों से मिली भगत के आरोप लगाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर हमले की जांच न होने देने का भी आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिस वक्त बीजेपी की विकास यात्रा चल रही थी, कांग्रेस उसके साथ साथ परिवर्तन यात्रा चला रही थी। इसके बावजूद हमें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, जिससे हमने अपने 32 नेताओं को खोया। और तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मामले की सीबीआई जांच नहीं होने की बात भी छिपाई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भी सीबीआई जांच नहीं होने देने के आरोप लगाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2 साल तक, फिर से कह रहा हूं, पूरे 2 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को, पीड़ित परिवार को और कांग्रेस जन को और उनसे भी ज्यादा आप सब प्रेस के मित्रों को उन्होंने ये बात क्यों छुपाई, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर नक्सलियों से साठ-गांठ के सारे मामले में कोई गिरफ्तार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों गिरफ्तार होते हैं। ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की साठ-गांठ नक्सलियों से लगातार रही है। हमारे जो आदरणीय जितेंद्र मुदलियार जी सहित जिन लोगों ने भी एफआईआर किया है, जिन लोगों ने मांग किया है, अब इसकी एनआईए से परे जांच की आवश्यकता है ताकि सारे मुद्दे की जांच हो जाए। कौन इसके पीछे है जो इसको रोकना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार प्रतिबद्ध है उसको झीरम मामले के जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको पकड़ के सामने लाना ही है। पिछली सरकार ने जो न्यायिक जांच आयोग गठन किया था, उसमें जो जांच के बिंदु थे उसमें षड्यंत्र का कहीं बिंदु नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि जो षड्यंत्र रच के हमारे फ्रंट लाइन के जो हमारे नेता थे, उनको उनकी हत्या करने में कहीं न कहीं बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जानबूझकर इस जांच को नहीं कराना चाहती ताकि वो खुद इसमें संलग्न है, इसलिए वो जांच। और इधर झीरम पर कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है। बीजेपी ने जवाब दिया है कि झीरम मामले में कांग्रेस की पीसी का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है कि घटना के समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। यूपीए सरकार ने एनआईए जांच की व्यवस्था दी थी। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसमें कई सारे आरोप लगा दिए गए और सबसे बड़ा आरोप यह कि नक्सलियों से साठ-गांठ है बीजेपी की, यह आरोप लगा दिया गया। इसके पहले यही जब सत्ता में बीजेपी थी तो आरोप कांग्रेस पर लगते थे और अब झीरम का मामला जो है इस पर बीजेपी कांग्रेस फिर से आमने सामने। जी पुनीत, देखिए झीरम घाटी का जिस तरह से जो कांड है वो एक बदनुमा दाग है छत्तीसगढ़ के लिए। यहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस जो नरसंहार हुई थी उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार मांग कर रहा है, प्रदेश की जनता भी यही चाह रही कि मांग कर रही है। लेकिन आज 2013 की ये घटना है और अभी तक जो है जांच हो रही है और अटकी हुई तमाम तरह के जो फाइलें हैं वो अटकी हुई है। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ये कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि चिंता की विषय है। और जिस तरह से कांग्रेस ने और खास करके
न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही इसे सुपारी किलिंग का मामला करार दिया था। इसके साथ ही साथ आज रविंद्र चौबे ने भी इसे कहा है कि सुपारी किलिंग का यह मामला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह के नरसंहार जहां सिर्फ 32 नेताओं की हत्या हो जाती है, एक पीढ़ी जो है कांग्रेस की खत्म हो जाती है, बावजूद इसके जांच को लेकर के जिस तरह से राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इस ओर ध्यान देना होगा। इससे जो है उलट कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं और उस पर भाजपा ने भी पलटवार करते हुए कहा है तब यूपीए की सरकार थी और आखिर कांग्रेस ये चाह रही है कि आखिर इस जांच को क्यों रोका जा रहा है, किस लिए रोका जा रहा है। ये तमाम तरह के जो आरोप है कांग्रेस ने लगाए हैं, लेकिन भाजपा ने भी साफ तौर पर कहा है कि जांच पर भरोसा करना चाहिए, संयम रखनी चाहिए। तो बात यहां पर 8 साल बीत गया है, उन पीड़ित परिवारों को क्या हो रहा है, क्या बीत रही होगी, ये परिवार जानता है। अब जरूरत इस बात की है कि उन्हें न्याय मिले। आखिर न्याय में 8 साल की देरी क्यों? मिले। अब आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला। न्याय के लिए दोनों दलगत राजनीति से ऊपर उठकर न्याय के लिए कोई बात करे तो बात समझ में आती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। इधर रायपुर से खबर आपको बता दें कि कल बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी होने हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे कल आएंगे। सुबह 11 बजे ये नतीजे जारी किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ये रिजल्ट जारी करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि www.hindi.news18.com पर भी नतीजे आप देख सकते हैं। तो कल बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आने, नतीजे का दिन है कल, और 10वीं और 12वीं के नतीजे आएंगे सुबह 11 बजे। स्कूल शिक्षा मंत्री जारी करेंगे, प्रेमसाय सिंह टेकाम ये नतीजे जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नतीजे घोषित किए जाएंगे और आप इन नतीजों को www.hindi.news18.com पर भी देख सकते हैं। तो कल स्टेट बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आने वाले हैं। रिजल्ट को लेकर छात्रों के साथ ही परिजनों में उत्सुकता तो रहती है। ऐसे में बच्चों, शिक्षकों और छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इला गुप्ता कुछ बहुत जरूरी सलाह दे रही। बहुत सारी चीजें हमें जीवन में नहीं मिलती। अगर हम छोटी छोटी बात पे उदास होने लग जाएंगे तो हम जीवन को नहीं झेल पाएंगे। बट हाँ, हम बड़ों का कर्तव्य है, माता पिता का, टीचर्स का, कि बिल्कुल ज्यादा नेगेटिव ना बात करें। इन केस कम परसेंटेज आता है या ज्यादा परसेंटेज आता है तो हमें ये नहीं सोचना कि बहुत ज्यादा परसेंटेज आ गया तो हम बहुत खुश हो गए। ये एक छोटा सा एग्जाम है, हम कह सकते हैं इट्स अ फर्स्ट एग्जाम इन द लाइफ। या हमारे बहुत कम आए हैं तो हम निराश हो जाएं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। हमें उसी के अनुसार अपने बच्चे का कैलिबर देखते हुए सब्जेक्ट्स चूज करने और कॉलेजेस चूज करने। राजनांदगांव जिले के एक विधायक को कोरोना हुआ है। रायपुर एम्स में जो जांच की गई इसमें कोरोना की पुष्टि हो गई है। अब विधायक को अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी कर ली गई है। विधायक के संपर्क में आने वालों की भी खोजबीन शुरू हो गई। ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में कि एक विधायक को भी, राजनीति में भी कोरोना की एंट्री हो गई। विधायक को कोरोना हो गया है और इसके बाद अब उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। उनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी। रायपुर एम्स में उनका सैंपल लिया गया था और सैंपल में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 121 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 823 पहुंच गई है। प्रदेश में कुल 2255 पीड़ितों में से 1421 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी तक 11 कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। और इधर उरला में थाना प्रभारी के द्वारा आम लोगों पर जमकर लाठी भांजने के बाद अब पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की छवि सुधारने के लिए सभी थाना प्रभारियों पर कड़ाई शुरू कर दी है। सभी थाना प्रभारियों को हर दिन के लिए टास्क दिए गए हैं, जिसमें गुंडे बदमाशों की धरपकड़ से लेकर ट्रैफिक सुधारने, पुलिसिंग बेहतर करने के लिए रोज के टास्क रहेंगे, जिसे पूरा करने के बाद थाना प्रभारी रोज डायरी मेंटेन करेंगे। एसएसपी आरिफ शेख का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बेहतर पुलिसिंग के लिए यह कवायद की जा रही है। सभी थानों को सब डिवीजन वाइज हमने
टारगेट दिए कि प्रतिदिन उनको क्या कार्रवाई करनी है, सुबह क्या कार्रवाई करनी है, शाम को क्या कार्रवाई करनी है। इसमें बहुत सारे काम उनको दिए हैं, जैसे इसमें नाकाबंदी का है, इसके बाद में बीएसयूपी कॉलोनी चेकिंग का है, बैंक चेकिंग का है, सीसीटीवी कैमरास जो लगे हैं उनकी चेकिंग क्या वो चल रहे हैं, फिर उसके बाद में मुसाफिरी चेकिंग, होटल स्लॉट चेकिंग और जो गुंडा बदमाश है उनकी चेकिंग। तो ये हर एक का हम लोगों ने टारगेट दिया, हर थाने को जिम्मेदारी दी है। और सीएस इधर रायपुर के गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर में इस बार भगवान जगन्नाथ की मंदिर से रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। मंदिर प्रबंधन ने जो रथ तैयार किया था उसे भी खोल दिया गया है। हर साल हजारों की संख्या में भक्त यहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए आते थे। भक्त भी कल भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की बधाई दी और भगवान जगन्नाथ से सभी नागरिकों की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। महामारी, वैश्विक महामारी को देखते हुए, कोरोना प्रकोप को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस वर्ष रथ यात्रा का आयोजन नहीं होगा। नित्य प्रतिदिन जो पूजा होती है वो पूजा भर होगी। मैं भक्तों से निवेदन करता हूं कि रथ यात्रा के दिन अपने घर में रहें, भगवान को जप करें, भगवान का जप करें और वहीं से प्रार्थना करें। और जो रायपुर में अब ऑटो चालकों का भी कोरोना टेस्ट होगा। राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन के साथ नगर निगम और महिला बाल विकास विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे करेगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए हेल्थ चार्ट तैयार किया है। ऑटो रिक्शा चालक, ट्रक ड्राइवर, सब्जी फल विक्रेता, क्लिनिक के कर्मचारी और दुकानदारों का रैंडम टेस्ट लिया जाएगा। बात मानसून की कर लेते हैं। मौसम की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। प्रदेश में पिछले कई घंटे से अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और ये बालोद की तस्वीर है। दंतेवाड़ा में लगातार 3 दिनों से बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए। कांकेर में भी मेडकी नदी का जलस्तर बढ़ने से 20 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार भी कर रहे हैं। बालोद में भी बारिश से हाल बेहाल है। और महासमुंद की बात करें तो यहां पर मानसून की पहली बारिश यहां पर हुई है और महासमुंद जिले में 20 घंटे से लगातार बारिश चल रही है। बारिश की वजह से खेत और खलिहान, नदी नाले सब भर गए हैं। नेशनल हाईवे 353 पर भीमखोज नाले में उसका जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। इधर बालोद जिले में 17 घंटों से बारिश लगातार चल रही है और जिले के ज्यादातर नदी नाले इसके बाद उफान पर आ गए हैं। टेंगना बरपारा गांव का पुल बह गया है। मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला यह पुल बह गया। इसकी वजह से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट भी गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जिले के ज्यादातर नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। 17 घंटों से लगातार यहां पर बारिश हो रही है और टेंगना बरपारा गांव का पुल बह गया। मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला यह पुल है जो कि बह गया है। और छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। स्थिति का आकलन करने के बाद मौसम विभाग रेड अलर्ट भी जारी कर सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने बारिश में कोरोना संक्रमण बढ़ने का भी अंदेशा जताया है। और इधर बारिश शुरू होने के साथ ही राजधानी रायपुर के सब्जी बाजारों में सब्जी विक्रेताओं की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। भारी बारिश में बिना किसी शेड के वे भीगते हुए सब्जी बेचने के लिए मजबूर हैं। बहुत परेशानी है मुझे। सातरी मार्केट में तो वहाँ बिक्री नहीं हुआ थे। 6 बजे तक से ना पूरा सन्नाटा हो जाते। 1 घंटा में मन का धंधा कर दे। हाँ, नहीं करे व्यवस्था। यहाँ बैठे हैं ना पानी में दे कुछ व्यवस्था नहीं, अपन कापत बैठे।
इधर पिछले 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से बालोद नगर पालिका की नालियां पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। सफाई के अभाव में इन नालियों का पानी बाहर आ रहा है और जहां पर ताजा मामला सामने आया, नगर के रेलवे कॉलोनी वार्ड में पानी निकासी को लेकर वार्ड वासियों ने जब हंगामा किया, तब वार्डवासी नगर पालिका पर आरोप लगा रहे हैं। रेलवे कॉलोनी में ध्यान न देने का यह आरोप लगाया जा रहा है। शहर की पानी को रेलवे के नाले में न छोड़े जाने को लेकर हंगामा करते दिखे। मामले पर पालिका अध्यक्ष द्वारा शहर के सभी वार्डों में लगातार सफाई का हवाला देते नजर आए। इधर धमतरी जिले में बीते 12 घंटे से लगातार बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही जिले के चारों बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई। इसी बांध से राज्य के बड़े हिस्से में सिंचाई होती है। धमतरी में गंगरेल, माठमसिल्ली, दुधावा और सोंढूर 4 बांध हैं। गंगरेल में करीब 500 क्यूसेक पानी आने लगा है। माठमसिल्ली में 165 क्यूसेक और दुधावा में 440 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की गई है। इन चारों बांधों में पहले से ही 50% पानी बचा हुआ है, जिसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही बांधों के गेट भी खोलने पड़ जाएंगे। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कोल ब्लॉकों की नीलामी से फायदा होगा या नुकसान, इस बात को लेकर विरोध तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में ट्रेड यूनियन के साथ ही पर्यावरणविदों ने मोर्चा खोल दिया है। फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान भी कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 9 कोल ब्लॉकों की नीलामी का विरोध भी तेज होता दिखाई देता है। देश के सभी ट्रेड यूनियनों ने 2 जुलाई से 4 जुलाई तक 72 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। ट्रेड यूनियन के नेता इसे मजदूरों के विरोध में लिया गया फैसला बता रहे हैं और कोल इंडिया का अस्तित्व खत्म होने की बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ की। निजी और विदेशी कंपनियों को जो है कोयले के बाजार में जो उतारा है, उससे जो है कोल इंडिया का जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उनके मुकाबले में ज़्यादा रहेगा और कीमतों की जंग में कोल इंडिया उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी और कोल इंडिया जो का वर्चस्व जो है समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे कोल इंडिया का जो पूरा उद्योग जो है उसका ठप हो जाएगा। हम चाहते हैं और इससे जो है कोल इंडिया में जो 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो 8 लाख जो मजदूर हैं उनके परिवार उससे प्रभावित होंगे। 2 जुलाई से 4 जुलाई तक पूरे हिंदुस्तान में जो है कोयला क्षेत्र में हड़ताल का हमने ऐलान किया है। हम चाहते हैं सरकार जो ऐलान किया है उससे वो पीछे हटे, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश भर में हम इससे बिजली का रेट आगे कम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और प्राइवेट होने से उत्पादन भी बढ़ेगा। वहीं हसदेव अरण्य और घने जंगलों में स्थित कोल ब्लॉक की नीलामी का पर्यावरणविद भी विरोध कर रहे हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे जंगलों और वन्य जीवों को भारी नुकसान होगा। वहीं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को इस संबंध में पत्र लिखा है। हसदेव अरण्य वन क्षेत्र है जो कि समृद्ध वन इलाका है। नोगो इलाका घोषित किया था 2009 में एमओएफ के द्वारा। बांगो का कैचमेंट और हाथी का पूला जो है वो कॉरिडोर है। ग्राम सभाएं लगातार विरोध कर रही हैं। केंद्र सरकार ने देश भर के 41 कोल ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है, जिसका जगह जगह विरोध हो रहा है। ऐसे में इन इलाकों में कोल ब्लॉकों के सही संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही प्रभावित पक्ष में तालमेल बैठाना एक चुनौती है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा। और बिलासपुर से आपको खबर बता रहे हैं, रेल कर्मी के बेटे मिहिर पात्रा ने अपनी मां मुनमुन पात्रा के साथ टिकटॉक पर ऐसा वीडियो शेयर किया कि पूरे बॉलीवुड में धूम मच गई है। फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख जय भानुशाली ने इस सुपरहिट का है और लाइक करते हुए भविष्य में और वीडियोस बनाने के लिए शुभकामनाएं दी। मिहिर पात्रा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जिन्होंने माता पिता के साथ मिलकर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।